F9 पार्क उन चंद मकामात में से एक है जहां हर रोज़ कई लोग वॉक करने या कुछ देर सुकून का सांस लेने की गर्ज से आते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी होती है, लेकिन अक्सर वो किसी न किसी के साथ नज़र आती हैं। इन मकामात पर कमोबेश ही ऐसा देखा जाता है कि कोई खातून अकेले बैठी हों। मैं खुद इस्लामाबाद की रिहायशी होने के बावजूद एक मखसूस वक्त के बाद F9 पार्क नहीं आती, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह खौफ है। आज मैं चंद ख़वातीन से बात कर ये जानने की कोशिश करूंगी कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ख़वातीन का अकेले बाहर निकलना या कुछ मकामात पर जाना मायूब समझा जाता है। उन चंद ख़वातीन में से जो F9 पार्क अकेले आती हैं, उनमें एक मेरी दोस्त महविश फ़खर भी है, जो यहाँ पर अक्सर फ़ोटोग्राफ़ी की गर्ज से आती है। उनसे मैं थोड़ी सी बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि यहाँ पर अकेले आना उनके लिए कैसा तजुर्बा रहा है अभी तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या चल रहा होता है माइंड में? क्या किस तरह की बात चल रही होती है माइंड में? माइंड में यही बात चल रही होती है कि अपनी सेफ्टी का कैसे ख्याल रखना है। पहली बात तो यही होती है, और दूसरा ये है कि आप ऐसी इसके ट्रैक्स पे जाते हुए आप ख्याल रखें जहाँ पे ज़्यादा रश है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि फैमिलीज़ जा रही हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको हम रेगुलर देखते हैं वॉक करते हुए। क्योंकि मेरे ख्याल में 5 साल तो हो गए हैं यहाँ पे वॉक करते हुए, तो अब बहुत सारे लोग आपको जानना भी शुरू हो जाते हैं उस तरह से। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई इस तरह का अगर मुझे नज़र आ जाए जो रेगुलर वॉक करने वाला है, तो मैं उसके साथ साथ वॉक करूँ या आगे पीछे रहूँ, कि कुछ होता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी दे नो कि वी आर रेगुलर वॉकर है। जब आप अपने दोस्तों के साथ आती हो और जब अकेले आती हो, इन दोनों तजुर्बात में क्या फ़र्क है? जब आपके साथ कोई एक और होता है तो आप ज़रा थोड़ा सा पावर्ड फील करते हैं। उसमें ये होता है कि आपको अगर कोई इन केस कोई मसला है तो एक से भले दो होते हैं कि आप उसको टैकल अच्छे तरीके से कर लेते। कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह के आप वाक़यात बता रही हो, उसके बाद क्या आना छोड़ दिया पार्क में? मैं अभी अगर आपको ये रीसेंट वाक़या बताऊं तो इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद मैं शदीद किस्म की डर गई थी, लेकिन मैंने उस डर को ख़त्म करने के लिए मैं आई। लेकिन हाँ, अब ये कोशिश ज़रूर होती है कि पहले जो अगर हम लोग आते थे असर के बाद से वॉक करने का टाइम होता है यूजुअली, तो वो ये होता है कि कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाता था तो मगरिब हो जाती थी और हल्का अंधेरा हो जाता था। कोशिश ये होती है कि वो मगरिब की अजान होने से पहले हम गेट से बाहर हों, कि मगरिब के बाद लड़की घर से नहीं निकलती। भाई लड़के रात को 3 बजे भी वापस आ सकते हैं, लेकिन खातून अगर 12 बजे के बाद या मतलब मगरिब के बाद भी एंटर हो रही है तो उसके ऊपर 100 उंगलियां उठाएंगी। F9 पार्क में मौजूद लोगों से फिर मैंने पूछा कि क्या ख़वातीन को अकेले निकलना चाहिए या नहीं, और ऐसा करने में उन्हें किन खतरात का सामना होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी हम निकलें तो कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई बाइक हमारे पीछे होती है। दे आर ऑलवेज फॉलोइंग अस। कुछ ना हो तो बिला वजह हॉर्न दे रहे हैं। आपका दिल करता है कभी ऐसे काम के बाद, अगर 1 घंटा है? दिल कर रहा होता है, लेकिन अगर कोई मेल नहीं है घर में, नहीं है प्रेजेंस, तो हम लोग फिर घर में रहेंगे। अगर मैं अपने भाई के साथ आ रही हूँ तो मुझे सेफ़ फील होगा। अगर मैं अकेली आ रही हूँ तो फिर मुझे सेफ़ फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। अकेले ही नहीं, बाहर भी अगर कपल भी घूम रहा है तो ऐसी डार्क प्लेसेस पे ना जाएं, जैसे कि अब बहुत सोशल क्राइम्स बहुत बढ़ चुके हैं हमारी सोसाइटी में। ख़वातीन हज़रात जो है ना घर से बाहर आना चाहते हैं तो साथ अपने मेल जो भी है, किसी भाई या हस्बैंड जिसके साथ भी आना चाहते हैं साथ हो तो कंफर्टेबल रहता है बंदा। कोई भी हादसा वगैरह हो सकता है, इसलिए अगर हम ख़वातीन को अपने हकूक़ है ना, हम एक आज़ाद ममलिकत में रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन को हम घर में ही रखें। हर किसी का हक है बाहर निकले। और ये क्या जो गैंग रेप हुआ है, इसमें ख़वातीन का तो कोई कसूर नहीं है ना। कसूर जो उसका जिसने किया है ना, हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे को बदलें। सिर्फ ख़वातीन को ही नहीं, हमें मर्द को, जो मर्द का सोच है उसको भी बदलें। ये इस्लामाबाद की मशहूर मार्केट है जहाँ हर रोज़ लातादाद लोग चाय पीने आते हैं, लेकिन ख़वातीन फिर भी कम ही नज़र आती हैं। मेरी यहाँ मुलाकात हुई सनहा तलहा से, जो अपने खावंद के बगैर कहीं नहीं जाती। बिल्कुल भी नहीं आऊँगी ऐसी जगह पे, तो बिल्कुल नहीं आऊँगी जहाँ पे आसपास जो है वो लड़के हैं। और अभी भी मैं बैठी हूँ तो इनके साथ मैं सेफ फील कर रही हूँ कि ये है मेरे साथ, वरना शायद इस तरह से मैं ना बैठी हूँ यहाँ पर। अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, या अपने अब्बू के साथ, या और कोई ना हो तो अपने बेटे को साथ ले जाती हूँ कि मुझे अकेले जाना वैसे ही जो है ना वो नहीं अच्छा लगता या सेफ नहीं लगता मुझे। जब आप अपने हस्बैंड या भाई या अब्बू के साथ जाती हैं, क्या फीलिंग क्या होती है उस टाइम पे कि क्यों आपको लगता है उनको ले जाना ज़रूरी है? बस सिक्योरिटी होती है। लोग आपकी तरफ वैसे नहीं देखते जैसे आप अकेले जा रहे हो तो देखते हैं आपको, या गाड़ी रोक लेते हैं या खड़े होकर आपको देखना शुरू करते हैं।
तो अगर आपके साथ कोई मेल हो तो उस तरह से जो है वो आपको नहीं देखेंगे। इसी तरह निशात अपने घर से नज़दीक वॉक किया करती थीं, लेकिन अब नहीं करती। औरत के साथ उन्होंने एक चीज़ एसोसिएट कर दी कि चादर और चार दीवारी। बस आपने चादर लेके निकलना है, अगर निकलना है, और आपने महदूद रहना उस चार दीवारी तक। अगर आप उससे बाहर आएंगे तो आप बुरी औरत हैं, आप जो हैं कुछ गलत करने ही निकली हैं, आपके साथ महरम नहीं है तो ये आपकी ही गलती है। आफ्टर द डार्क आप बाहर नहीं आ सकते। जिन लोगों की जॉब ही फॉर इंस्टेंस 5 या 6 के बाद ओवर होती है, और अब तो आपको पता भी है कि सर्दियां हैं और अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है, तो फिर हम क्या करें, हम घर में बंद होकर रह जाएं। इतना मेन रोड है यहाँ पे और इधर ट्रैक है। आप यहाँ पर आती हैं? मैं और मेरी बहन अक्सर आते थे यहाँ पहले, बट जब से मैंने ये इतने सारे वाक़यात सुने हैं, मेरे घर वाले तो काफ़ी खौफज़दा हैं और वो मतलब हमें इस तरह से अकेले जाने नहीं देते। इवन हम 2 होते हैं साथ, तो उसको भी अकेला समझा जाता है क्योंकि लड़कियाँ हैं। अच्छा, और ये कभी होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है जब आप अपनी बहन के साथ भी यहाँ पर आती थी, तो क्या माइंड में क्या चल रहा होता था? चाहे वॉक हो, चाहे मैं ऑफिस से आ भी रही हूँ, मुझे अक्सर वॉक करना पड़ जाता है क्योंकि मुझे गाड़ी थोड़ा दूर छोड़ती है। आई स्वेयर मुझे सारा टाइम खौफ होता है, मुझे इतना खौफ होता है, मैं अपनी आंखों के कोनों से देख रही होती हूँ कि मुझे फॉलो नहीं कर रहा सारा टाइम। हर टाइम आई एम अलर्ट कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, कौन मेरे इर्द गिर्द प्रेजेंट है यहाँ पे, कोई पिक्चर्स तो नहीं ले रहा, कोई वीडियो तो नहीं ले रहा। इसका कोई हल निकल सकता है? जब हमने अपनी बेटी पे इतनी नज़र रखनी है तो हम थोड़ी सी नज़र अपने बेटे पे भी रख सकते हैं, हम उनको बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। आई थिंक हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसी तरह से औरत को सेक्शुलाइज करते हुए बड़े होते हैं। अगर हम एक ऐसा पॉजिटिव कल्चर बनाएं जिसके अंदर औरत को हम सेक्शुलाइजेशन की बजाय एक इंसान के तौर पे देखें, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस। यूक्रेन पर रूस के हमले के लगभग 1 साल बाद भी क्रेमलिन का एक और हमला जारी है, और वो हमला है रूस में ही रूस के आलोचकों पर। यूक्रेन पर हमले को रूस अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताता है, और इससे असहमति या इसकी आलोचना किसी को भी लंबे वक्त के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। रूस में अधिकारी जंग का विरोध करने वालों की आवाज़ किस तरह दबा रहे हैं, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग पहुंचे उत्तरी शहर अर्खेंगुहल्स्क। देखिए ये खास रिपोर्ट। 20 साल की ओलेसिया क्रिब्दसोवा अपनी क्लासेस मिस कर रही हैं। उन्हें घर में ही नज़रबंद किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक टैग उनकी हर हलचल पर नज़र रखता है। यूक्रेन में जंग की सोशल मीडिया पर आलोचना की वजह से ओलेसिया को 10 साल तक की कैद हो सकती है। उन पर रूसी सेना को बदनाम करने और चरमपंथ को जायज़ ठहराने के आरोप हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेट पर पोस्ट की वजह से इतनी लंबी सज़ा हो सकती है। मेरा नाम चरमपंथियों की आधिकारिक सूची में जोड़ दिया गया है, जिसमें स्कूल शूटर्स और इस्लामिक स्टेट जैसे ग्रुप शामिल हैं। ये पागलपन है। ओलेसिया पर नज़र रखी जा रही थी। उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनकी पोस्ट को ध्यान से पढ़ रहे थे। हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले ओलेसिया को इस ऑनलाइन चैट के बारे में पता चला। इसमें उनके कुछ जानने वाले स्टूडेंट्स भी थे जो उनके जंग विरोधी रवैये की शिकायत अधिकारियों से कर रहे थे। उनमें से कुछ सिक्योरिटी सर्विस या पुलिस को बताना चाहते थे, कुछ कह रहे थे कि मेरी निंदा की जाए। फिर उन्होंने तय किया कि देशभक्त होने के नाते उनका कर्तव्य है कि मेरी निंदा की जाए। ओलेसिया को सिर्फ कोर्ट जाने के लिए बाहर जाने की इजाज़त है। वो सरकार की आलोचना करने वाले युवाओं को सजा देने के ट्रेंड का लगातार विरोध करती हैं, और इसी वजह से जज ने उन्हें घर में नज़रबंद करने का फैसला सुनाया। रूसी अधिकारी चाहते हैं कि यूक्रेन पर रूस के हमले का वहां के नागरिक हर हाल में सपोर्ट करें। अगर आप समर्थन नहीं करते तो मुंह बंद रखने की उम्मीद की जाती है, लेकिन यदि मुंह भी बंद नहीं रखते तो इस तरह के लोगों के दमन के लिए रूस में कानूनों की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के इस नेता को सेना के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का दोषी पाया गया। इलिया याशीन को 8.5 साल के लिए जेल भेजा गया। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच कारा-मुर्तज़ा पर राजद्रोह का आरोप है। वे क्रेमलिन के आलोचक और युद्ध विरोधी हैं। उन्हें 20 साल तक की कैद हो सकती है।
अरखांगेलिस की सड़कों पर वैसे तो कोई आप पर नजर नहीं रखता, लेकिन ये यूक्रेन में लड़ते हुए मारा गया एक रूसी सैनिक है। देशभक्ति के संदेश ही काफ़ी हैं। जंग विरोधी विचार रखने और उसकी वजह से सज़ा पाने वाले लोगों के प्रति हमें यहाँ न के बराबर सहानुभूति नजर आई। कॉन्स्टेंटिन कह रहे हैं कि रूसी सेना को बदनाम करने वालों या फर्जी खबरें फैलाने वाले लोग वही हैं जिनके दिमाग खराब हो गए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तोप में भरकर फ्रंट लाइन पर पहुंचा देना चाहिए। लेकिन जहां तक ओलेसिया की बात है, उनका सपना तो एक ऐसे रूस का है जहां बोलने की आज़ादी हो, जहां अलग राय रखने की वजह से किसी रूसी को अपराधी करार ना दिया जाए। हमारे यहाँ एक चिलवाताल थाने में एक मोहम्मदपुर माफ़ी गांव है। यहाँ पे एक आयोजन हो रहा था जिसमें ये हाथी जो है ये बिदक गया, जिसके कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 महिला हैं और एक बच्चा है। तो हाथी अराउंड बंधा क्रॉस करके इस साइड आ गया है। तो इस एरिया को पूरा हम लोगों ने कंटेन करके और अभी हम लोग ट्रैंकुलाइज कर चुके हैं। तो अब जो फॉरेस्ट विभाग का जो भी SOPs होगा उसके तहत इसको शिफ्ट किया जाए। भारत में BBC के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे गुरुवार की रात पूरा हो गया। मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने अपना सर्वे शुरू किया था, जो गुरुवार की रात करीब 10 बजे पूरा हुआ। BBC के प्रवक्ता ने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करते रहेंगे और आशा करते हैं कि यह मामला जितनी जल्दी संभव हो सुलझ जाएगा। BBC प्रवक्ता ने कहा कि वे अपने कर्मचारियों का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। BBC प्रवक्ता ने कहा, हम उन लोगों का खास ध्यान रख रहे हैं जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा है। ऐसे कर्मचारियों की देखरेख हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा कामकाज सामान्य हो रहा है और हम अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार आप तक बिना भय और लोभ लाभ के समाचार पहुंचाते रहेंगे। आयकर विभाग के अधिकारियों के मंगलवार को BBC के दफ्तर में आने के बाद से माहौल तनावपूर्ण और बाधा डालने वाला रहा। हमारे कई सहकर्मियों से बहुत लंबी पूछताछ की गई और उनमें से कुछ को अपनी रात ऑफिस में बितानी पड़ी। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय आयकर विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि सर्वे के दौरान सिर्फ उन कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मुख्य रूप से वित्त और कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के बयान लिए गए हैं। सर्वे के दौरान डिजिटल उपकरण जब्त नहीं किए गए। BBC के संपादकीय स्टाफ में से जिन्हें कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, उन्हें नियमित काम करने की अनुमति दी गई। BBC कर्मचारियों को उनके कहने पर रात में घर जाने की अनुमति तक दी जाती थी। सिर्फ महत्वपूर्ण माने जाने वाले उपकरणों की ही डेटा क्लोनिंग की गई है। क्लोनिंग के बाद सभी उपकरण वापस कर दिए गए।
बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग के सर्वे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब देखने को मिली। अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। वहां पे जो पत्रकार हैं उनके फोन, मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए हैं। कोई खबर बाहर नहीं आ रही है और वही पुराना भारतीय जनता पार्टी का बहाना कि एजेंसी स्वयं अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इनकम टैक्स के सर्वे पर गहरी चिंता जताई है और इसे प्रेस की आजादी के खिलाफ बताया। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बीबीसी पर जांच के सवाल पर कहा कि इस मामले पर आपको भारत सरकार के पास जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस जांच पर खास तौर पर बात किए बिना व्यापक बात यह है कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। बीबीसी ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था, जिसके कुछ हफ्ते बाद नई दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों की तलाशी ली गई। हालांकि यह डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारण के लिए नहीं थी। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस डॉक्यूमेंट्री में कई लोगों ने गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा और औपनिवेशिक मानसिकता के साथ भारत विरोधी बताते हुए भारत में इसे ऑनलाइन शेयर करने से ब्लॉक करने की कोशिश की। बीबीसी ने कहा था कि भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पेशकश पर कोई जवाब नहीं मिला। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। अर्थक्वेक बहुत ही बड़े लेवल पे आया हुआ था। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस थे, बहुत ही कठिन हालात में जाके आप किस तरीके से किसी की हेल्प करते हैं और एक रेस्क्यूअर होने के साथ साथ एक इंसान होने का भी फर्ज कैसे आप निभाते हैं। टीम वापस आ गई है, दूसरी टीम ऑन द वे है और यहाँ पे टोटल हम 5 महिलाएं गए थे और सभी लोग अभी वापस आ गए हैं। डॉग स्क्वाड भी गया था, आप लोगों के साथ कौन-कौन वापस आया? यस सर, डॉग स्क्वाड जो हमारी एक टीम में होता है वो एक टीम पूरी की पूरी डॉग स्क्वाड के साथ में भी वापस आई है। 47 अभी वापस आए हैं और बाकी की टीम भी अभी ऑन द वे है, वो भी आज या कल में बाइंड अप हो जाएगी। किस तरह का ऑपरेशन कैसा रहा वहाँ पे, किस तरह के एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा शेयर करें उसके बारे में। सर अगर मैं ऑपरेशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। अर्थक्वेक बहुत ही बड़े लेवल पे आया हुआ था। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस थे, बहुत ही कठिन हालात में जाके आप किस तरीके से किसी की हेल्प करते हैं और एक रेस्क्यूअर होने के साथ साथ एक इंसान होने का भी फर्ज कैसे आप निभाते हैं। स्पेशली डॉग स्क्वाड वेल ट्रेन डॉग है सर, ये 8th अंडर गाजियाबाद के, और सर इनकी भूमिका ऑपरेशन में, टर्की ऑपरेशन में बहुत अच्छी भूमिका रही सर। इन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी टीम को और बहुत अच्छा काम किया सर इन्होंने। कितने लोगों को जिंदा बचाने में कामयाबी मिली और डॉग स्क्वाड ने किस तरह से मदद? सर वहाँ पे काफ़ी लोगों को जिंदा बचाया गया और सर कुछ डेड बॉडियाँ भी थी, वो भी रिकवर की गई है एनडीआरएफ द्वारा। ऑपरेशन तो बहुत ही टफ था मैं कहूँगा। तो बस ये है कि हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो आप मतलब सोच सकते हैं कि जो शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वहाँ के जो फैमिलीज़ हैं उनकी, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी मतलब परेशान थे, काफ़ी दुखी थे और हमारे द्वारा बस ये था कि हम जो कर सकते थे उनके फैमिलीज़ को, उनके रिलेटिव्स की बॉडीज़ प्रोवाइड करा सकते थे, उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल सकते थे। तो हमने अपना पूरा प्रयास यही किया कि हम जितनी जल्दी उनके रिलेटिव्स के बॉडीज़ को कोलैप्स स्ट्रक्चर से बाहर निकाल सके वो हमारे लिए अच्छा रहता। तो हमने वही कोशिश किया और इसी बीच हमें 2 लाइव विक्टिम को भी बचाने में सफलता हासिल हुई थी। लॉकडाउन से पहले काम किए थे, 1500 रुपये आए हैं, उसके बाद पैसा नहीं आए हैं। तो हम 4 हफ्ते खटे, हमको पैसा नहीं मिला, बहुत दिन का पैसा रुका हुआ है। 2 महीना से काम किए, अभी तक पेमेंट नहीं मिला। हाजिरी में भी गड़बड़ी कर दिया। ऑनलाइन हाजिरी जो बना ना, कभी ऐप्स नहीं खुलता है तो कभी नेटवर्क नहीं रहता है, खुलवा करता है ऐप्स तो हाजिरी बनाते बनाते समय खत्म हो जाता है। 13 दिन काम किए,
56 आदमी काम किए। 56 आदमी में कोई आदमी कहता है कि पैसा आया, कोई आदमी कहता है कि नहीं आए हैं। कोरोना से पहले आए 1500 रुपया, उस वर्ष से नहीं आए हैं। जाते हैं रोजगार सेवक के कि काम दीजिए, काम दीजिए, एक बार नहीं कहते कि काम है ये नहीं है, कहते कि काम है ये नहीं है, देवे नहीं करता है, पूछवे बोलवे नहीं करता है, एको बार बार जाता है, एको बार नहीं कहता है, कहता है कि पैसे नहीं आया, पैसे नहीं आया तो कहाँ से दे। टोटल पैसा 4 हफ्ते का हुआ, कितना 6000 रुपया हुआ, 200 के रोज देता है सर मोदी जी। वही 200 में तो फिर घोटाले कर देता है, कहाँ देता है। जब जाते हैं हाजिरी बनाने तो उसमें कभी ऐप्स नहीं खुलता है, तो कभी नेटवर्क नहीं रहता है, कभी मोबाइल बंद होने का कारण ऐप्स नहीं खुलता है, बंद हो जाता है। तो और जब आप खुलवा करता है ऐप्स तो हाजिरी बनाते बनाते समय ख़त्म हो जाता है। खटते हैं सब महिला 30 हो, 31 हो, 40 हो। अगर वहाँ पे नेटवर्क है तो हाजिरी बना, नहीं तो हम खट के आज चले जाते हैं घर, टोकरी माथे पर उठा के। हाजिरी नहीं बनता है। हाँ, तस्वीर खींच के और अपलोड करना पड़ता है। अगर हम हाजिरी बना देंगे मोबाइल में, अगर अपलोड करके नहीं भेजेंगे वहाँ पे तो हमको हाजिरी नहीं बनेगा। और जहाँ पर कि जो मजदूर काम करता है उसमें अगर पढ़ा लिखा मजदूर जैसा हम लोग के जैसा हो तो उसको मोबाइल से बन जाता है। अगर जहाँ पे मजदूर नहीं है पढ़ा लिखा तो उसको वो ब्लॉक से आदमी भेजता है। इसका मतलब तो चमचागिरी वाला हो गया ना। मोबाइल से हाजिरी बनाने के लिए बटन दबाता है कि नहीं दबाता है वो भी वह जाने। वो हाजिरी 14 दिन की हाजिरी नहीं बन पाता है ना, वो उसमें 4 दिन का शो करता है, 5 दिन का शो करता है, उसके बाद हाजिरी नहीं बन पाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि ऑनलाइन हाजिरी को बंद करें और ऑफलाइन हाजिरी चालू करें, क्योंकि ऑफलाइन हाजिरी बनता है तो उससे हम लोग को तन को दिक्कत नहीं होता है। हालांकि 8 साल से मनरेगा में काम करते हैं। नहीं, अपना से देख लेंगे हाजिरी, जो मास्टर पर हाजिरी बनाएंगे ना उस पर साइन करेंगे कि जो हम 14 दिन काम किए तो उस 14 दिन का हमको परमानेंट चाहिए। मोबाइल पर तो नहीं, हम लोग का मोबाइल भी नहीं है, खाने के लिए है ये नहीं तो मोबाइल कहाँ से चलाएंगे। राशन दूध को देते थे तो पैसा वाला फ्री वाला एक दे रहे हैं, आप पैसा वाला बंद कर दिए कि फिर उनको वोट लेना है। इस कारण एक आदमी पर 4 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ, 2 आदमी में 10 किलो मिलता है। इससे क्या मिलेगा, क्या होगा। अरबा चावल देती है, हमसे खा पा नहीं रहे, गरीब है, पेट खोल के बड़ा ऑपरेशन हुआ है, गैस बनता है, वो चावल हमसे नहीं खाते हैं। पति भी वो भी जाते हैं तो टीबिया है, काम भी नहीं करते हैं। एगो लड़का जो है से औरी कटा हुआ है, वो काम नहीं करते हैं। 15 दिन पर मिलता है पैसा, 15 दिन पर कहाँ जाता है, 6 महीना लग जाता है, साल भर भी लग जाता है। सरकार सुनती ही नहीं है। हमसे क्या खाएं, क्या रहे। 200 का लीटर तेल है, 200 में से क्या पेट चलेगा कि बच्चा के हम पढ़ाएंगे कि गैस भरवाएंगे। कि शौचालय भी नहीं, हमसे खुला शौच करते हैं सर, समझे ना। मोदी जी के विधायक चुने, हाँ तब विधायक जी के ना शिकायत करेंगे, किसका शिकायत करेंगे। बाल बच्चे के छोड़ के क्यों आते हैं धरना पे। 12 तारीख से बैठे हुए 3 दिन से धरना पर, सरकार कान में तेल डाल के सो रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी बंद हो जाएगी तब धरना तोड़ देंगे, और नहीं होगी तब तक धरने पर रहेंगे। बंद करने में ही फायदा है हम लोग को, ना तो हम लोग भूखे मर जाएंगे।